हमारे लिए आभूषणों का मतलब है आभूषण सदा के लिए। मुरझाए चेहरे भी खिल जाते हैं जब आप खजनी वाले गौरी शंकर प्रसाद सर्राफ एंड संतोष कुमार ज्वेलर्स के यहाँ आते हैं, जो हैं सोने एवं चांदी के होलसेल एवं फुटकर विक्रेता, गोपी गली, घंटाघर, गोरखपुर। कॉन्टैक्ट 9956562120। आज के आधुनिक युग में फास्ट फूड का ज़माना हो गया है। लोग क्या खा रहे हैं आप तो जान ही रहे हैं, बर्गर, पिज्ज़ा, चाउमीन। पहले का समय था जब लोग कुछ और ही खाते थे। आज के समय में देखा जाए काफ़ी लोग बीमार पड़ रहे हैं। इसका रीज़न क्या है? शरीर में सुस्ती, एनर्जेटिक न रहना, मोटा हो जाना, तमाम तरह की बीमारियां देखने को मिल रही है। हो सकता है इसका रीज़न आपके दैनिक जीवन में खाना खा रहे हैं, उसमें आपकी थाली में जो परोसा जा रहा है उसमें दिक्कत हो सकती है। इसी से संबंधित जानकारी लेने के लिए हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान बौद्ध उड़ीसा से तकनीकी सहायक अभिषेक गोविंद राव जी को। सर, हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे श्रोतागणों को भी बहुत बहुत नमस्कार। सर, सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि लोगों की थाली में जो परोसा जा रहा है, तमाम सारी कंपनियां ऑनलाइन फूड डिलीवरी कर रही है। आने वाले जनरेशन को ध्यान देना होगा, लोग काफ़ी बीमार भी पड़ रहे हैं। एक कहावत कही जाती रही है हमारे बुजुर्गों के द्वारा कि वेश वाणी तत्व दर्शन, दूसरों का यह सभी ले, विकृति को हम ग्रहण कर निज प्रकृति को आज भूले। आज दूसरों का जो भी कल्चर है उसको हम अपनाते जा रहे हैं, जो कि पाश्चात्य कल्चर है। और अपना जो अपनी सभ्यता रही है, जो अपनी परंपरा रही है, अपनी संस्कृति रही है, चाहे वो वेशभूषा में हो, खान पान में हो, रहन सहन में हो, आज हम उसको भूलते जा रहे हैं। तो ये एक कमी आई है हमारे लिए। लेकिन फिर भी आज जो भी हम बात करेंगे श्री अन्न के बारे में, ये श्री अन्न ही एक ऐसा अनाज है, खाद्यान्न है, जिसके द्वारा हम स्वस्थ रह सकते हैं। और देखिए, श्री अन्न के ये जो अनाज है, इसमें 5 तरह के मूल अनाज हैं, जिसमें ब्राउन टॉप मिलेट है, जिसे हम हरी कंगनी कहते हैं, बार्नयार्ड मिलेट है, जिसे हम सावा कहते हैं, कोदो मिलेट है, जिसे ग्रामीण स्तर पे भी और स्थानीय क्षेत्रों में भी कोदो के नाम से ही जाना जाता है, लिटिल मिलेट है, जिसे कुटकी कहते हैं। ये सारे जो भी अनाज हैं, ये बहुतायत में पोषण युक्त है और इनके नाम मात्र के सेवन से ही हम स्वस्थ रह सकते हैं। जो कि जैसा कि अभी आपने कहा कि हम क्यों बीमार पड़ते जा रहे हैं, क्यों हमारे शरीर में उतनी फुर्ती नहीं रही, क्यों हमारे शरीर में उतनी पढ़ने की क्षमता कम होती जा रही है, कार्य करने की क्षमता घटती जा रही है, जो कि पहले के लोगों में रहती थी। तो उसका यही कारण है कि आज हम अपने खाद्यान्न को, अपने अनाज को भूल चुके हैं। तो श्री अन्न ही एक ऐसा माध्यम है जो फिर से हमें वो उपज भी दे सकता है और साथ ही साथ हमें वो स्वास्थ्य भी प्रदान कर सकता है। तो आने वाले इस समय की जो पीढ़ी है, इसको तो पूर्ण रूप से भूल चुकी है, तो इसकी उपयोगिता हम चाहेंगे आप बताएं। जी बिल्कुल। देखिए, श्री जो शब्द है, पहले तो ये जान लें कि ये जो श्री अन्न शब्द लगा हुआ है, यानी अन्न यानी अनाज, और इसके आगे श्री क्यों लगा हुआ है। श्री का सबसे पहला उल्लेख जो मिलता है वो ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में श्री को समृद्धि, ऐश्वर्य, लक्ष्मी माना गया है। यानी यदि श्री शब्द से श्री अन्न इसीलिए जोड़ा गया कि इस अन्न के प्रयोग से हमें समृद्धि प्राप्त हो सकती है, हमारे किसान भाइयों को लक्ष्मी प्राप्त हो सकती है, ऐश्वर्य प्राप्त हो सकता है, साथ ही साथ उन्हें स्वास्थ्य भी प्राप्त हो सकता है। दूसरी बात, श्री अन्न जो कि हम भूल चुके हैं, जैसा कि आपने कहा कि हम इसे भुला चुके हैं, इसकी उपयोगिता हमारे जीवन में ये है कि जो भी हम आज आप देख रहे हैं, बहुतायत से हमारे समाज में और हमारे परिक्षेत्र में 2 प्रकार की फसलें मुख्य रूप से ली जा रही हैं, धान, गेहूँ। ये जो फसल चक्र है, धान और गेहूँ का फसल चक्र है, और इसमें हम अपने पुराने अनाजों को भूलते चले आए। श्री अन्न की जितने भी अनाज हैं, ये खरीफ ऋतु की फसलें हैं और धान के जगह पे हम इसे लगा सकते हैं। और इसकी उपयोगिता क्या है, इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व पाया जाता है जिसे फाइबर कहते हैं। अच्छा। जो कि मधुमेह में, ब्लड प्रेशर में, आजकल जो भी गठिया के पेशेंट हो रहे हैं, जिसे अर्थराइटिस कहा जाता है इंग्लिश में, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पोषक तत्व है फाइबर। और ये फाइबर जो है वो धान में 0.2% पाया जाता है, गेहूं में 1.8 से 2% तक पाया जाता है। श्री अन्न ही एक ऐसा अनाज है जिसमें फाइबर 8 से और 12% तक पाई जाती है, और इसके सेवन से हम बिल्कुल सभी प्रकार के रोगों से दूर हो सकते हैं, बशर्ते हमें इसके खाने का तरीका पता होना चाहिए। इसका उपयोग करने से हमारे दैनिक जीवन में क्या बदलाव आएगा? जी देखिए, श्री अन्न निश्चित रूप से श्री अन्न का उपयोग करने से हमारे दैनिक जीवन में, मानव स्वास्थ्य पर, मानव समृद्धि में बिल्कुल बहुत ही अच्छा बदलाव देखा जा सकता है। कैसे? श्री अन्न
जब भी हम उपयोग करने जाएं तो सबसे पहले श्री अन्न के विषय में हम जान लें कि हम कौन सा श्री अन्न उपयोग कर रहे हैं। अलग अलग श्री अन्न अलग अलग रोगों में बहुत ही मुख्य भूमिका निभाता है। जैसे कि मधुमेह में ब्राउन टॉप मिलेट जो है, जिसे हरी कंगनी कहते हैं, इसमें फाइबर की मात्रा 10 से 12% तक होती है। और डॉक्टर्स भी कहते हैं कि आज हमारे खाने में बिल्कुल भारत में जितने भी प्रकार के भोजन उपयोग किए जाते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, इसमें फाइबर तत्व की कमी आ चुकी है पूर्ण रूप से। और ब्राउन टॉप मिलेट या फिर जो भी ये श्री अन्न मिलेट है, जो भी मिलेट्स हैं, इसमें फाइबर की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है। तो इसको उपयोग करने के लिए आप जिस भी श्री अन्न का उपयोग करना हो अपने भोजन में, आप सबसे पहले उस श्री अन्न को अच्छे से साफ कर लें। अच्छा। जितनी मात्रा आपको लेनी है अपनी आवश्यकता के अनुसार उतनी मात्रा को अच्छे से साफ कर लें और उसे मिट्टी के पात्र में मौसम के अनुसार 6 से 8 घंटे तक भिगो कर रख दें। अच्छा। भिगोया इसलिए जाता है कि फाइबर जो है उसे हिंदी में रेशा कहते हैं। और जब हम श्री अन्न को भिगोते हैं और मिट्टी के पात्र में भिगोते हैं तो ऐसा हमारे बड़े बुजुर्ग भी बताते थे कि मिट्टी में वे सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हमारे शरीर में पाए जाते हैं। और जब हम मिट्टी के पात्र में इसे भिगोएंगे तो मिट्टी के जितने भी पोषक तत्व हैं वो उस श्री अन्न में समाहित हो जाएंगे। और जब हम इसे 8 से 10 घंटे भिगो लें, फिर उसके बाद जिस जल में हम श्री अन्न को भिगोए हुए हैं उसी जल को गर्म करने के लिए रख दें, उसमें से श्री अन्न को अलग करके। जब वो जल उबलने लगे तो उसमें श्री अन्न को डाल के 30 से 40 मिनट धीमी आंच पे उसे पका लें। पकाने के बाद जब श्री अन्न पक जाए तो हमें कैसे पता चले कि श्री अन्न हमारा पक चुका है? जैसे ही 20, 30 या 40 मिनट के बाद श्री अन्न पक जाएगा तो उससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी। तो फिर हम उसे उतार कर ठंडा कर लें। ठंडा करने के बाद उसके मुख को एक सूती कपड़े से बांध के रख दें। ये क्रिया इसलिए की जाती है कि जब हम बांध के रखेंगे तो जितने भी बायोटिक्स होते हैं, बायोटिक्स यानी जितने भी अच्छे बैक्टीरियाज होते हैं जो हमारे शरीर के लिए अच्छे होते हैं, वो उसमें समाहित हो जाते हैं 6 से 8 घंटे में। और 6 से 8 घंटे के बाद हम इसका सेवन कर सकते हैं। ये जो आपका खाद्यान्न जो तैयार हुआ इसको कहते हैं अम्बली। और अम्बली हमारे ऋग वैदिक काल से हमारे बुजुर्गों के द्वारा, हमारे बड़ों के द्वारा खाई जाती रही है। और वे सर, देश आज़ाद हुए 77 वर्ष हो गया है, सरकार इसको लेकर अब जागरूकता फैला रही है। क्यों सरकार इस समय एक्टिव हुई है, इसके पहले क्यों नहीं? देखिए, श्री अन्न जिस भी विषय में ये जो हम लेते हैं ये कृषि का विषय है। और आज से लगभग 5 से 6 हज़ार साल पहले हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा, हमारे जो कृषि विशेषज्ञ रहे हैं उनके द्वारा एक कृषि की परिभाषा दी गई है कि कृषिर्धन्या कृषिर्मेध्या जंतु नाम जीवनम कृषि। अर्थात कृषि वह शाखा है, वह विज्ञान है जो जंतुओं के सामंजस्य से और जीवों के लिए ही है। तो ये जो श्री अन्न, हाँ ये बात आपने सही पूछा कि अब ये जागरूकता क्यों आई है। देखिए, जब हम आज़ाद हुए तो हमारी जो आबादी थी हमारे देश की वो लगभग 35 करोड़ से 37 करोड़ की आबादी थी। और उस समय चूँकि हम पिछले 500-700 वर्षों से गुलाम चले आ रहे थे, अंग्रेज़ों से पहले हम मुग़लों के गुलाम थे, उसके बाद 3-4 वर्षों तक अंग्रेज़ों के गुलाम रहे, तो उसमें जो हमारी पद्धति रही है, जो हमारी कृषि की संस्कृति रही है, वो हम भुला चुके थे। इसलिए हमारे देश में खाद्यान्न की पूर्ण रूप से कमी हो गई थी। तो उसी के अंतर्गत हरित क्रांति आई सन 1966-1967 में। और हरित क्रांति में विशेष रूप से गेहूं और चावल पर विशेष ध्यान दिया गया ताकि हम अपनी खाद्यान्न की आपूर्ति को पूरी कर सकें और जो हमारी 35 करोड़ जनसंख्या है उसका भरण पोषण कर सकें। तो अभी तक तो हमने वो काम किया और आज हमारा देश कई सारे अनाजों में पूर्ण रूप से समृद्ध हो चुका है, जबकि वो कई सारे अनाजों का निर्यात भी कर रहा है। तो अब ये समय आ चुका है कि अब आज के परिदृश्य की बात की जाए, वर्तमान समय की बात की जाए, तो हमारे देश में लगभग 35 to 40% लोग बीमार हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि वो एक ही प्रकार के अनाज पे निर्भर हैं जो कि गेहूं चावल है। और बार बार उसमें रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग, कीटनाशकों का प्रयोग होने से सूक्ष्म रूप से इनके शरीर में, मानव शरीर में कई सारे बदलाव देखे गए हैं जो कि उत्परिवर्तन के बदलाव कहे जाते हैं, जिसमें कई प्रकार की बीमारियां भी समाज में आ गई हैं। तो अब इन अनाजों का एक विकल्प है कि हम श्री अन्न का प्रयोग करें और इसीलिए सरकार श्री अन्न को ला रही है कि जो भी बीमारियां, जो भी मनुष्य में बीमारी की दर बढ़ती जा रही है वो श्री अन्न के उपयोग से कम किया जा सके। श्री अन्न अनाज में वो क्षमता है कि वो हमारे मानव शक्ति को, मानव समुदाय को फिर से समृद्ध बना सकती है। तो हम भी श्रोताओं से और व्यूअर से ये कहना चाहेंगे कि श्री अन्न अपने दैनिक जीवन में ज़रूर लें, ताकि हम पूर्व के भाग, पहले के समय में था कि हमारे जो पूर्वज थे कितने बलवान होते थे। श्री अन्न का ही देन था। और जब ऋग्वेद का अध्ययन कभी करने का मौका मिले तो आप देखेंगे ऋग्वेद में
जो जितने भी श्री अन्न है उनका उल्लेख है, बशर्ते वो आज के भाषा में नहीं है, क्योंकि उसमें प्रियंगवाव, स्वांक, सावा, जो आज हम सावा कहते हैं, वो उस समय स्वांक नाम से उसका प्रयोग हुआ है। और श्री अन्न इसीलिए अच्छा है। और श्री अन्न की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि श्री अन्न को उगाने के लिए हमारे किसान भाइयों को न तो ज़्यादा पानी की आवश्यकता है, ना ही ज़्यादा खाद की आवश्यकता है। जब हम गेहूं और चावल उगाते हैं अपने खेतों में, तो हमारे किसान भाइयों की खेती की लागत भी बढ़ती है, क्योंकि उसमें बीज दर अधिक है। उसमें भी अगर हम गेहूं की बात करें तो लगभग 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है। और यदि हम श्री अन्न की बात करें तो उसमें 10 से 12 किलोग्राम बीज में 1 हेक्टेयर खेत की बुआई हो सकती है। दूसरी बात, यदि खाद की बात की जाए तो यदि गेहूं और चावल की बात की जाए तो उसमें 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 60 किलोग्राम पोटास की आवश्यकता होती है, जो कि आज के परिदृश्य के हिसाब से काफ़ी महंगा है। और श्री अन्न को जब हमारे किसान भाई उगाएंगे तो उनको मात्र 40 किलोग्राम नाइट्रोजन, 20 किलोग्राम फास्फोरस और 20 किलोग्राम पोटास की आवश्यकता होगी, जो कि गेहूं और चावल से लगभग 1/4 या 1/3 है। इसलिए श्री अन्न किसान भाइयों की लागत के दृष्टि से भी बहुत अच्छा है। सर, हम लोग घर की ज़रूरतों से कहीं दूर चले आए हैं, तो कोई ऐसा स्थान है कि कोई ऐसा स्टोर है जहाँ पे हम लोग जा कर के आसानी से श्री अन्न को खरीद सकें? जी बिल्कुल, आज तो कई सारे ऑनलाइन शॉप हैं, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, कई सारे ऑनलाइन शॉप हैं। और तमिल की एक विशेष बहुत ही अच्छी संस्था है जो कि डॉक्टर खादर वली, जिन्हें अभी हाल ही में पद्मश्री दिया गया कृषि के क्षेत्र में ही, उनकी भी कई सारी वेबसाइट्स हैं जिनसे हम श्री अन्न मंगा सकते हैं। श्री अन्न के मंगाने के 2 लाभ हैं। पहला, यदि हम साबुत श्री अन्न मंगाएं तो वो हमारे लिए अच्छा होगा। कभी भी श्री अन्न को मंगाना हो तो पॉलिश किया हुआ श्री अन्न न मंगाएं, उसे साबुत कच्चा मंगाएं और उसको अपने तरीके से बनाएं और कुछ बीज के लिए भी रख लें। और उसके बाद बीज को वो बढ़ा सकते हैं खेत में, उसका उत्पादन 2 गुणन 3 गुणन के द्वारा। सर, श्री अन्न पे इतनी अहम जानकारी आप दे रहे हैं, तो इसके थोड़ा उगाने के तरीकों पे भी बता दीजिए, कैसे उगाएं लोग? जी बिल्कुल, श्री अन्न उगाने का जो सबसे अच्छा समय है वो खरीफ ऋतु है। खरीफ ऋतु का मतलब होता है कि जो हमारा पूर्वांचल का क्षेत्र है, इसमें जून से अगस्त तक हम श्री अन्न को उगा सकते हैं। यदि हमें प्रति एकड़ श्री अन्न को उगाने के लिए बीज की आवश्यकता हो, तो जितने भी अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने हर एक कृषि विभाग, हर एक ज़िले पे, हर एक ब्लॉक में श्री अन्न को मुफ्त में देने की मुहिम चलाई हुई है। अच्छा। और हर एक ब्लॉक से किसान श्री अन्न को मुफ्त में ले सकते हैं। इसके लिए उनका आधार कार्ड और उनकी खतौनी जो लगेगी, जो उनके खेत का नंबर होगा, वो ले जाएं अपने ब्लॉक पे और उसको बीज ले सकते हैं। प्रति एकड़ उन्हें 4 से 6 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होगी, मात्र 4 से 6 किलोग्राम बीज। और उस बीज को उपचारित करके वो खरीफ की ऋतु में, मैं ये बात बार बार कहूँगा कि ये खरीफ ऋतु की फसलें हैं, जिसमें जून से लेकर और अगस्त तक मिट्टी की दशा और मौसम की दशा को देखते हुए आप आराम से बुआई कर सकते हैं। इसमें ज़्यादा बीमारी भी नहीं लगती, ज़्यादा कीट भी नहीं लगते, पानी की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। और खाद, जैसा कि मैंने आपको बताया, 40 किलोग्राम नाइट्रोजन, 20 किलोग्राम फास्फोरस और 20 किलोग्राम पोटास की आवश्यकता होगी। आप इतने मात्र से ही। और श्री अन्न की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये 12 से 13 सप्ताह में पककर तैयार हो जाती है। हाँ, ये लगभग 75 से 90 दिन में पककर तैयार भी हो जाएगी और आपको 10 से 15 कुंटल तक उपज भी प्राप्त होगा प्रति एकड़, यदि आप अच्छी बुआई करें। और आपको पशु के लिए इससे चारा भी प्राप्त होगा 20 से 25 कुंटल। देखा जाए 30-35 वर्ष पहले हर घर में श्री अन्न था, लोगों की थाली में भी था, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि सबके थाली से श्री अन्न गायब हो गया? इसका क्या रीज़न आप देना चाहेंगे? देखिए, इसका एकमात्र कारण है कि बढ़ती हुई जनसंख्या। हाँ, जनसंख्या हमारे देश की बढ़ती गई और हमें उस बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए खाद्यान्न की आपूर्ति करनी थी। हाँ। और चूंकि अब जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही है, भूमि की मात्रा भी घटती जा रही है। ज़्यादातर किसान जो है वो सीमांत हो गए। सीमांत का मतलब जिनका 1 हेक्टेयर से कम की भूमि है, तो वो अपने परिवार के भरण पोषण के लिए ज़्यादातर गेहूं और चावल का ही उत्पादन करते हैं। लेकिन अब चूंकि स्वास्थ्य को भी ध्यान में रखना है, इसलिए हम श्री अन्न को अब उगाने का प्रयास कर रहे हैं। और हमारे देश की सरकार भी ये प्रयास कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा किसान श्री अन्न को अपने खेत में, अपने फसल चक्र में शामिल करें। श्री अन्न की खेती व्यावसायिक रूप से करना चाहते हैं तो इसकी क्या प्रक्रिया है और हमें सरकार से इसका क्या सहयोग मिलता है इसके लिए? जी देखिए, अभी हमने आपको बताया कि जो भी श्री अन्न के बीज हैं वो विभिन्न कृषि के जो भी विभाग हैं, हर जिले में, हर ब्लॉक पे वहाँ उपलब्ध है। जो किसान भाई इसका व्यवसाय के रूप में प्रयोग करना चाहते हैं, वो बीज की बुआई बीज उत्पादन के तौर पे करें, ताकि
यदि वो 6 से 8 किलोग्राम बीज की बुआई कर रहे हैं और 8 से 10 कुंटल उन्हें उपज प्राप्त हो रही है, तो वो उनके पास 6 किलो बीज से 8 कुंटल बीज प्राप्त हुआ। अब वो 8 कुंटल बीज में से फिर से 6 से 8 किलोग्राम बीज अपने अगली फसल के लिए खेती के लिए बीज के रूप में रख लें। बाकी जो उनके पास अनाज है उस अनाज को वो श्री अन्न में को पैकेट के रूप में भी कर सकते हैं। गांव में विभिन्न प्रकार के सेल्फ हेल्प ग्रुप चलते हैं, FPO फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस चलते हैं, वहाँ पे वो उसे ले जाकर बिक्री कर सकते हैं और उसका आटा भी बना के उसका व्यवसाय बहुत ही अच्छे तरीके से किया जाए, जो कि आज मार्केट में साबुत जो श्री अन्न है वो 150 रुपये किलो और उसका आटा लगभग 300 से 350 रुपये किलो मार्केट में उपलब्ध है। पहली मदद तो हमारी सरकार यही कर दी कि बीज हमें मुफ्त में प्राप्त हो गया। और जो हमारी फसल इकाई होती है, जब भी हम फसल उत्पादन की गणना करते हैं तो उसमें बीज एक प्रमुख कारण होता है। तो सबसे पहला किसान भाइयों को ये सहायता हो गया कि उनको बीज मुफ्त में मिल गया। दूसरी, जब हम उत्पादन अधिक पैमाने पे कर लेते हैं तो आजकल सरकार की जो वेबसाइट्स है उसमें जो मंडी की वेबसाइट्स है उस वेबसाइट्स के माध्यम से भी हम अपना पंजीकरण करा के और अपने बीज को थोक भाव में, यानी जो भी सरकार का रेट है उस समय वर्तमान सरकार का रेट हो उस समय पे हम थोक भाव में अपने संपूर्ण बीज को उस मंडी पर बेच सकते हैं और तुरंत उसका मुनाफा ले सकते हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियो में आए और श्री अन्न की महत्वपूर्ण बातों को हमारे व्यूअर और लिसनर तक पहुंचाया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें आमंत्रित किया इसके लिए। और मैं एक बार पुनः अपने श्रोतागणों को पुनः प्रणाम करना चाहूँगा। नमस्कार। आज के हमारे ऋषि कृषि श्रृंखला में हमारे साथ थे राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान बौद्ध उड़ीसा से तकनीकी सहायक अभिषेक गोविंद राव जी। आशा करते हैं कि जो भी इनसे हमने बातचीत की काफ़ी आपको ज्ञानवर्धक लगी होगी। ऐसे ही किसी और एपिसोड में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक देखते रहिए, सुनते रहिए लाउड स्पीकर 90 FM। बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ। नमस्कार। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।